The latest video game craze to sweep the United States and Japan. It's called Nintendo. Now, what's Nintendo, you ask, and why should you care? Well, I think it's something you should know about because it's captured America's children. Nintendo revitalized the video game industry, and once that started, it was like a snowball effect. There was just no stopping it. Nintendo of America has emerged as the industry leader. It's a billion-dollar industry by itself. Nintendo home entertainment games are blowing other items out of the water. Super Mario Bros. Is the all-time best-selling video game on the market. Nintendo is, well, almost the most fun a kid can have. Discover the secret of Nintendo's success. It's how Nintendo changed the industry forever. I feel like there's no company that hates its own user base more than Nintendo. Although they have this cute, cuddly front that everybody loves, they have a much dark, seedier backside. लगभग 100 सालों तक निंटेंडो का गेमिंग से कोई लेना देना नहीं था। इसका प्रेसिडेंट वीडियो गेम्स खेलता भी नहीं था, वो इसे एक पॉइंटलेस डिस्ट्रैक्शन कहते थे। इसके अलावा निंटेंडो इलीगल गैम्बलिंग में इन्वॉल्व था, जिसका बिगेस्ट कस्टमर था द जापानीज माफिया। निंटेंडो सीडी लव होटल्स भी रन करता था, जहां घंटों के हिसाब से पे करना पड़ता था। उनके पास इंस्टेंट राइस का ब्रांड भी था। सो आखिर कैसे एक स्मॉल फैमिली रन बिजनेस बना वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग गेमिंग कंपनीज, जिसने वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए। अब वक्त है निंटेंडो की एपिक हिस्ट्री के ऐसे सफर पर जाने का जिसमें माफिया से मारियो, गैम्बलिंग से गेम बॉय और बैंकरप्सी से बिलियंस तक पहुंचना शामिल है। ये है द इनसेन स्टोरी ऑफ निंटेंडो। जिस वीडियो गेम जायंट को आज हम सब जानते हैं, उसकी स्टोरी जानने के लिए हमें पास्ट में बहुत ही डिफरेंट टाइम में जाना होगा। जापान में राजशाही थी, जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शायद ही कोई जानता था। एंड बिफोर फ्लाइट वाज इन्वेंटेड, उन सब की शुरुआत होती है निंटेंडो के ओरिजिनल फाउंडर फुजीरो यामाउशी से। फुजीरो को आर्ट एंड डिजाइन में इंटरेस्ट था, बट बड़े बेटे होने की वजह से उन्हें फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ा। एंड सो 13 साल की एज से ही वो एक सीमेंट कंपनी में बहुत मेहनत करने लगे। However, 29 साल की एज तक फुजीरो ने इतने पैसे सेव कर लिए थे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, जहां वो फाइनली आर्ट बना सकते थे। तो उन्होंने 1889 में एक एंशिएंट जापानीज सिटी ऑफ क्योटो में छोटी सी शॉप ओपन की, जहां वो हैंड पेंटेड प्लेइंग कार्ड्स बनाते और बेचते थे। बिजनेस का नाम था निंटेंडो कोपाई। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उससे कई ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था। फॉर सेंचुरीज जापान में प्लेइंग कार्ड्स बैंड थे, पार्शियली बिकॉज जापान एक पीरियड के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आइसोलेटेड था, जिससे सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस बंद थे। बट इट वॉज ऑल्सो बिकॉज प्लेइंग कार्ड्स का गैम्बलिंग में यूज होता था, जो कि जापान में बैन था। 10 प्लेइंग कार्ड्स मोस्टली अंडरग्राउंड कसिनोज में ही यूज किया जाता था, जिसे याकुजा नाम की क्रिमिनल गैंग चलाती थी, एसेंशियली जापानीज गैंगस्टर्स। एज अ रिजल्ट जापान में प्लेइंग कार्ड्स इंडस्ट्री खत्म होने लगी, क्योंकि ज्यादातर कंपनी शट डाउन होने के रिस्क की वजह से या मर्डरस क्रिमिनल के साथ एसोसिएट किए जाने लगे। हाउएवर, फुजीरो ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। एक ऐसी प्लेइंग कार्ड थी जो गवर्नमेंट ने अब तक बंद नहीं की थी। उसे कहते थे हानाफुडा, जिसका मतलब फ्लावर कार्ड्स। इन कार्ड्स में ट्रेडिशनल फ्लावर पेंटिंग्स होती थी रादर देन नंबर्स, इसीलिए इन्हें आर्ट कंसिडर किया गया, ना कि किसी लीगल गैम्बलिंग में यूज होने वाला कार्ड। फुजीरो को इन कार्ड्स के मार्केट में एक गैप नजर आई और वो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज करने लगे। उन्होंने अपने होम स्टूडियो में ही काम करना शुरू किया और अपने हाथों से कार्ड्स बनाए। वो मलबरी ट्रीज के छाल को ग्राइंड करके पेस्ट बनाते थे और फिर उसे क्ले के साथ मिक्स करके मोल्ड्स में डालते थे और फ्लावर और बेरीज से इंक बनाकर उस पे डिजाइन बनाया करते थे। कार्ड पे वो इंट्रिकेट सिंबल्स बनाते थे, लाइक फ्लावर्स, मून्स, स्वॉर्ड्स, माउंटेन्स एंड एनिमल्स। वो उन हानाफुडा कार्ड्स को पैक करके अपने छोटे स्टोर्स में बेचते थे। क्योंकि इन कार्ड्स को 12 सूट्स में स्प्लिट किया गया था, जिसमें हर सूट में 4 कार्ड्स होते थे। इन कार्ड्स को कई डिफरेंट गेम्स में यूज किया जा सकता था, इसमें इलीगल गैम्बलिंग भी इंक्लूडेड थी। एंड श्योर इनफ, याकुजा ने फुजीरो के कार्ड्स को अंडरग्राउंड कसिनोज में यूज करना शुरू किया। उन्हें निंटेंडो की क्राफ्ट्समैनशिप एंड क्वालिटी काफी पसंद आई, क्योंकि ये बाकी कार्ड से सुपीरियर थी। और हाँ, लोगों को चीटिंग करने से रोकने के लिए याकुजा ने हर एक न्यू गेम में न्यू डेक ऑफ कार्ड्स को यूज करना शुरू किया। इससे निंटेंडो का बिजनेस बढ़ने लगा और जल्द ही याकुजा निंटेंडो के बिगेस्ट कस्टमर बन गए। अब कुछ लोगों का कहना है कि फुजीरो बस आर्टिस्टिक कार्ड्स बनाते थे, उनको पता नहीं था कि उनके कार्ड्स ऐसे यूज हो जाएंगे। बट कुछ लोगों का कहना है कि ये फुजीरो का ही प्लान था। कई लोगों ने तो निंटेंडो का मतलब अपने लक को भगवान के भरोसे छोड़ो निकाला, जिससे गैम्बलर्स का ध्यान इस पे और ज्यादा पड़े।
एंड thus फूजाजीरो को हमेशा से पता था कि उनके बड़े कस्टमर्स कौन होंगे। ईदर वे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट की जिससे बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। इनफैक्ट डिमांड्स बढ़ने की वजह से फूजाजीरो को अकेले कार्ड्स बनाने में दिक्कत आने लगी। हर डिटेल को हाथ से करना सर दर्द बनने लगा था। जल्द ही उन्हें रियलाइज हो गया कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है। एंड सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन उन्होंने वर्कर्स की टीम को हायर किया जो उनके क्लोज सुपरविजन में कार्ड्स बनाते। जब प्रोसेस संभल गई उसके बाद फूजाजीरो ने पूरे जापान में एक्सपैंड करना चाहा। एंड सो उन्होंने द जापान टोबैको एंड सॉल्ट कंपनी के साथ सरप्राइजिंग पार्टनरशिप की जहां वो पूरे कंट्री में अपने स्टोर्स पर निंटेंडो कार्ड्स रखते। इस डील से उन्हें काफी फायदा हुआ क्योंकि इससे निंटेंडो अपने कार्ड्स को नेशनल स्टेज पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। एंड यस 1907 में जापान में प्लेइंग कार्ड से बैन हट गया जिससे निंटेंडो परफेक्टली ऐसे पोजीशन पर आ गया जिससे वो फर्स्ट जापानीज कंपनी बन गई जो वेस्टर्न स्टाइल कार्ड्स बनाती थी। एज अ रिजल्ट निंटेंडो जल्द ही पूरे जापान में मोस्ट सक्सेसफुल प्लेइंग कार्ड कंपनी बन गई। बट एट द एज ऑफ 69 40 साल के हार्डवर्क के बाद फूजाजीरो ने वो सब हासिल कर लिया था जो वो चाहते थे। अब वो फाइनली रिटायर होना चाहते थे। बस एक प्रॉब्लम थी, उनके बाद उनकी कंपनी के देखरेख कौन करेगा। फूजाजीरो अपनी कंपनी को अपने फैमिली में ही रखना चाहते थे बट जापानीज कस्टम के हिसाब से बिजनेस उनके बेटे को ही दिया जाना था। बट फूजाजीरो का बेटा नहीं था। सो फूजाजीरो ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े खानदान वाले वेल रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन से कर दी। उसका नाम था सेकिरियो। फूजाजीरो के सन इन लॉ बनने और ऑफिशियली यामाउची फैमिली के पार्ट बनने के बाद 1929 में फूजाजीरो की रिटायरमेंट होते ही सेकिरियो निंटेंडो के न्यू प्रेसिडेंट बन गए। ड्यूरिंग हिज 20-year टर्म सेकिरियो अच्छे प्रेसिडेंट रहे। कंपनी को और आगे एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने अपनी बिजनेस स्किल्स अप्लाई की। उन्होंने बड़े और बेटर सिस्टम्स बिल्ड किए और कई सारे पार्टनरशिप्स की। सेल्स स्टाफ को हायर किया और निंटेंडो के कार्ड्स को मास प्रोडक्शन के लिए बिगर हेडक्वार्टर्स में मूव किया। बट ट्रेजिकली सेकिरियो का भी कोई बेटा नहीं था जिससे वो इस फैमिली बिजनेस को पास कर सके। जस्ट लाइक जनरेशन बिफोर यामाउची फैमिली का नाम खतरे में आ गया। सो बेसिकली हिस्ट्री रिपीट होती है। सेकिरियो ने भी वही किया। उनके सन्स इन लॉ में से एक ने शादी के बाद यामाउची नाम अपना लिया जिससे सबको लगा कि सेकिरियो के सन इन लॉ ही निंटेंडो के बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। बट ये सब सिर्फ 1932 तक ही चला क्योंकि सेकिरियो के सन इन लॉ ने अचानक अपनी यंग फैमिली को छोड़ दिया और वो अपनी वाइफ और 5 साल के बेटे को अकेले छोड़कर चले गए। बेटे का नाम था हिरोशी यामाउची। अपने पिता के जाने के बाद हिरोशी अब टेक्निकली सेकिरियो के इकलौते मेल हायर थे एंड thus निंटेंडो के अगले प्रेसिडेंट। However, जब तक हिरोशी यूनिवर्सिटी जाने लायक हुए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो लॉ की पढ़ाई करेंगे। सो ये अनक्लियर था कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला था। बट देन इन 1949 21 साल के हिरोशी को सडनली एक कॉल आया जो उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हिरोशी के दादाजी सेकिरियो को डेबिलिटेटिंग स्ट्रोक आया था जिससे वो डेथ बेड पर थे। हिरोशी को अपनी डिग्री बीच में ही छोड़कर फैमिली बिजनेस को संभालना पड़ा। नाउ रिमेंबर, निंटेंडो जापान की लार्जेस्ट प्लेइंग कार्ड कंपनी थी। सो अनडाउटेडली इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 21 साल के लड़के के लिए जिसके पास कोई भी रियल बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हिरोशी ने बिना हिचकिचाए इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बस एक रिक्वेस्ट थी कि सारे फैमिली मेंबर्स जो निंटेंडो में काम कर रहे हैं उन सबको हटाना होगा सो ये पता चल सके कि हिरोशी वहां के इंचार्ज बन चुके थे। ये एक बोल्ड डिमांड था बट सेकिरियो के पास कोई चॉइस भी नहीं थी। उन्होंने उनसे रिलेटेड सभी को कंपनी से फायर कर दिया। हिरोशी यामाउची उस कंपनी की कमान संभाल लिए। सेकिरियो की जल्द ही मौत हो गई और निंटेंडो की लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि इस अनप्रूवन 21 साल के लड़के ने अनएक्सपेक्टेडली निंटेंडो का पूरा चार्ज अपने ऊपर ले लिया और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पहले दिन से ही हिरोशी की यह कोशिश थी कि वो अपने एंसेस्टर्स को प्राउड फील करा सके और निंटेंडो को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सके। ऐसा करने के लिए उन्हें अब निंटेंडो को इवॉल्व और इनोवेट करना था। अब पुराने तरीके से होने वाले काम नहीं चलने थे बट इस वजह से कई सारे एम्प्लॉइज अगेंस्ट खड़े हो गए, स्पेशली बिकॉज वो यंग थे और इनएक्सपीरियंस थे इतने बड़ी कंपनी को चलाने के लिए। इस बात पर यकीन करना अनफेयर था कि 21 साल का लड़का अचानक इतने बड़े कदम ले रहा है, चीजें बदलना चाहता है जस्ट बिकॉज वो सेकिरियो का ग्रैंडसन था। देयरफॉर हिरोशी के अगेंस्ट इनिशियली बहुत सारे बैकलैश हुए। इन रिस्पॉन्स हिरोशी का लीडर बनने के बाद पहला कदम था कि वो उनके विजन को चैलेंज करने वालों को फायर करें और उनको भी जो चेंज होना नहीं चाहते हैं। हिरोशी दिखाना चाहता था कि वो इंचार्ज है और अब या तो आप उनके हिसाब से चलोगे या निकल जाओगे। हिरोशी का मूव जो था एक्सपैंड करना ऑलरेडी काम कर रहा था
निंटेंडो अच्छे कार्ड्स बनाते और जापान में हर कोई उन्हें जानता था। बट हिरोशी ऐसा क्या कर सकते थे और बढ़ने के लिए? 1950s में हिरोशी ने यूएस की एक लाइफ चेंजिंग ट्रिप ली, जहां उन्होंने डिज्नी कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी देखी। हिरोशी ने निंटेंडो प्लेइंग कार्ड्स पर डिज्नी कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए अपना सबसे फर्स्ट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। इस मूव से अब उनकी कंपनी सिर्फ गैम्बलर्स और सीरियस कार्ड प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि अब निंटेंडो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जो जापानीज फैमिलीज और उनके बच्चों से भरे हुए ब्रॉडर मार्केट में भी सेल होगा। बट हिरोशी के लिए ये बस एक शुरुआत थी, लेकिन हिरोशी इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाकर ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनको बस प्लेइंग कार्ड्स नहीं और भी चीजें बेचनी है। सो हिरोशी ने कंपनी का नाम बदलकर निंटेंडो रख दिया, कोप्पाई हटा दिया क्योंकि कोप्पाई का मतलब था प्लेइंग कार्ड्स। बिजनेस को न्यू कंट्रीज और न्यू प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करने का आइडिया थ्योरी में तो सही लग रहा था, बट इसका एग्जीक्यूशन एक डिजास्टर साबित हुआ। इन 1963 हिरोशी ने सब कुछ ट्राई किया। फॉर एग्जाम्पल, निंटेंडो ने इंस्टेंट राइस ऑपरेटिंग टैक्सीज बेचना शुरू की। रूमर्स तो ये भी थे कि वो सीडी लव होटल्स मैनेज कर रहे थे, जिसमें कस्टमर्स को आवर्स के हिसाब से पे करना होता था, और हिरोशी खुद इनके सबसे बड़े कस्टमर थे। बट इनमें से कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनफैक्ट हिरोशी ने इन सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ इंटरनेशनल फेम पाने के चक्कर में अपनी कंपनी को लगभग बैंकरप्सी की तरफ ले गए। पर इससे उन्होंने लेसन सीखा। निंटेंडो का पास्ट ऐसा नहीं था कि इग्नोर किया जाए। अपने एंटरटेनमेंट ओरिजिन्स के साथ लॉयल रहने में वैल्यू थी। उन्हें प्लेइंग कार्ड्स के अलावा बस एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट की जरूरत थी, और ये ब्रेक थ्रू उन्हें मिला 1966 में। एक दिन जब हिरोशी अपने प्लेइंग कार्ड फैक्ट्री फ्लोर पर वॉक कर रहे थे, इस सोच में डूबे थे कि निंटेंडो का अगला प्रोडक्ट क्या होगा। तभी उनकी नजर गई गनपई योकोई पे, एक यंग एम्प्लॉय जो अपने बनाए हुए टॉय से खेल रहा था। उसने एक प्लास्टिक एक्सटेंडेबल हैंड बनाया था। ये देखने के बाद हिरोशी ने गनपई को इमीडिएटली अपने ऑफिस में बुलाया। गनपई घबरा गए, ये सोचकर कि शायद उन्हें जॉब से निकालने वाले हैं। बॉस मुझे ऐसा क्यों बुलाएंगे? बट इंस्टेड हिरोशी ने कहा कि उन्हें गनपई का टॉय चाहिए, जिसे उन्होंने द अल्ट्रा हैंड नाम दिया, जिसे निंटेंडो मास प्रोड्यूस करेगी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गनपई हॉलीडेज के लिए इसके मिलियन यूनिट्स प्रोडक्शन को संभाले। गनपई काफी एक्साइटेड थे। वो बहुत लोएस्ट रैंक से शुरू किए थे, जिसमें वो जैनिटर एंड असेंबली लाइन वर्कर के तौर पे काम करते थे। बट अब उनका आइडिया निंटेंडो का नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट बनने वाला था। गनपई को इजीली प्रमोशन मिला, जहां वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नजर रखते थे। उनके टॉय के 1.2 मिलियन यूनिट्स बने। फाइनली निंटेंडो को अपना न्यू विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, एंड दस इस टॉय ने निंटेंडो को डिजास्टर से बचा लिया। इसका ये मतलब ही था कि सालों तक टोटली रैंडम मार्केट्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हिरोशी को पता चल गया था कि प्लेइंग कार्ड्स एंड अल्ट्रा हैंड टॉय निंटेंडो के 2 बिग सक्सेस थे, और अब उन्हें गेम मेकिंग में ध्यान देना चाहिए, जो कि अच्छा आइडिया था, बिकॉज गनपई के पास एक न्यू आइडिया था, ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल कर रख देता। गनपई ने अर्ली 70s का ज्यादातर वक्त एक टॉय डिजाइन से अगले डिजाइन पर फोकस करने में लगाया, बट किसी में भी उस अल्ट्रा हैंड जितनी सक्सेस नहीं मिली। इनफैक्ट निंटेंडो का न्यू इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का फैसिनेशन ने कंपनी को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि हिरोशी ने निंटेंडो को बैंकरप्सी की ओर फिर एक बार ढकेल दिया था, रैंडम न्यू आइडियाज पर दाव लगा के 1973 में। बट एक दिन जापान के बुलेट ट्रेन में गनपई ने एक बिजनेसमैन को टाइम पास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज करते हुए देखा। इससे गनपई को अपने अगले डिजाइन के लिए इंस्पिरेशन मिली, जो था एक पोर्टेबल गेम जो सिर्फ वॉच बैटरीज पर काम करता था। हिरोशी को भी यह आइडिया पसंद आया और गनपई ने काम शुरू कर दिया। बाय 1980 निंटेंडो का पॉकेट साइज गेम आया, जिसे उन्होंने गेम एंड वॉच नाम दिया। एंड वंस अगेन गनपई की ओरिजिनलिटी ने कंपनी को डेट से बचा लिया। निंटेंडो अपने न्यू पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गेम की इतनी तेजी से राइजिंग डिमांड की वजह से अपने शेल्फ्स को बेयरली फिल कर पा रहे थे। इसी दौरान हिरोशी ने आर्केड गेम्स की पॉपुलैरिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को नोटिस किया, स्पेशली स्पेस इन्वेडर्स, जो नेशन वाइड सॉय एंड कॉइन्स के शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि सब खेलना चाहते थे। हिरोशी ने इस हाइप में आने का एक तरीका देखा। आफ्टर ऑल उनके पास गेम एंड वॉच की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक की एक टीम थी, सो अपना एक आर्केड गेम क्रिएट करके न्यू बूमिंग इंडस्ट्री में पैर जमाना उनके लिए मुश्किल बात नहीं थी। सिंस हर कोई स्पेस इन्वेडर्स को पसंद कर रहा था, ऐसे में हिरोशी ने उसी गेम को कॉपी किया और निंटेंडो ने अपना ओन वर्जन बनाया, जिसका नाम था रेडारस्कोप। बिकॉज यूएस वाज द लार्जेस्ट आर्केड गेमिंग मार्केट, हिरोशी ने वहां के 6 मेंबर की एक छोटी सी टीम से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो निंटेंडो ऑफ अमेरिका नाम का न्यू वेंचर स्टार्ट करते। ये यूएस में बेस्ड होता है, निंटेंडो के न्यू आर्केड गेम को यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करता। बट अमेरिकन को स्पेस इन्वेडर्स का जापानीज वर्जन नहीं चाहिए था, वो कुछ नया और अलग चाहते थे। एज अ रिजल्ट रेडारस्कोप बुरी तरह से बर्बाद हो गया एंड निंटेंडो 3000 वेरी एक्सपेंसिव बिग आर्केड कैबिनेट्स के साथ फंस गया, जिसे कोई भी नहीं खेलना चाहता था। उन यूनिट्स में वेयर हाउस में डस्ट लग रहे थे और निंटेंडो के पास उसे स्टोर करने के लिए रेंट देने लायक पैसे नहीं थे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि निंटेंडो कंटिन्यूअसली गुड आइडिया से बैड आइडिया के बीच झूल रहा हो और हर बार फेल हो रहा था। बट जापान में हिरोशी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
इन आर्केड मशीन्स को फेलियर डिक्लेयर करने के बजाय हिरोशी ने रडारस्कोप गेम्स को कंप्लीटली न्यू गेम में कन्वर्ट करने के आइडियाज के लिए कंपटीशन अरेंज किया। इस बार आइडिया देने वाले थे गनपाई के पर्सनल मेंटी शिगेरू मियामोटो, जो निंटेंडो को सेव करते। डिस्पाइट हैविंग नो गेमिंग एक्सपीरियंस, शिगेरू ने एक ऐसा आइडिया दिया जो हमेशा के लिए निंटेंडो का पाथ बदल देता और एक एंटायर जनरेशन के लिए गेमिंग को डिफाइन करता। एक ऐसा गेम जो लूजली बेस्ड होता पॉपुलर कार्टून पॉपॉय पे, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग एक्सपेंसिव लाइसेंसिंग फीस, उन्होंने एक आइडिया लगाया। विलन ब्लूटो, जो एक बिग एप की तरह दिखता था, जेंटल ऑलिव ऑयल, प्रिंसेस इन डिस्ट्रेस, एंड पॉपॉय, जो शिगेरू की नजरों में बस एक नॉर्मल मिडिल एज्ड मैन था। वो बहुत हैंडसम भी नहीं था, बट वो जस्टिस के लिए लड़ता था। वो एक ब्लू कॉलर पहना हुआ आदमी हो सकता था। शिगेरू ने इस कैरेक्टर को डिस्टिंक्टिव रेड हैट के साथ डिजाइन किया क्योंकि बालों को एनिमेट करना मुश्किल था। बट अब कैरेक्टर्स तैयार थे, तो अब उन्हें गेम प्ले पर काम करना था, जो सिंपल तो था बट चैलेंजिंग भी था। मेन कैरेक्टर्स को बैरल से जंप करना होता था, प्लेटफॉर्म क्लाइम करना होता था और प्रिंसेस को रेस्क्यू करना होता था उस ओवरसाइज्ड एप से, जिसका नाम था डोंकी कॉन्ग। जब शिगेरू ने हिरोशी को अपना न्यू गेम कॉन्सेप्ट दिखाया, उन्हें पसंद आया। हिरोशी ने उन्हें एक्चुअली में इस आर्केड गेम को बनाने का टास्क दिया, सो वो अपने सारे अनयूज्ड रडारस्कोप आर्केड बॉक्सेस को इस न्यू डोंकी कॉन्ग गेम में कन्वर्ट करते। ओवर इन अमेरिका, टीम ने अपने हाथों से हर कंपोनेंट को लगाया और नियर बाय बार्स में डोंकी कॉन्ग गेम की टेस्टिंग की। बार ओनर्स को यह काफी पसंद आया क्योंकि वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। अमेरिकन टीम ने सारे आर्केड यूनिट्स को न्यू डोंकी कॉन्ग गेम में कन्वर्ट कर दिया और निंटेंडो से और भी कैबिनेट्स को शिप करने के लिए कहा। जापान में हिरोशी दूसरे सारे प्लान गेम्स को ड्रॉप कर दिए और सारा फोकस डोंकी कॉन्ग गेम कैबिनेट्स को बनाने में लगाया। उन्होंने एक दिन में 50 न्यू यूनिट्स बनाई जिसे एक बार में यूएस बोट लोड्स में शिप किया जाए। डोंकी कॉन्ग एक बहुत बड़ा सक्सेस बना। पहले 2 साल में ही डोंकी कॉन्ग ने $280 मिलियन अर्न किए। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उस हीरो को अभी भी एक नाम की जरूरत थी। शुरू में तो उन्होंने इसे जंप मैन का नाम दिया था। सो एक दिन अमेरिकन टीम इसके बारे में बात की। तुम्हें हमारे ओल्ड रडारस्कोप वेयरहाउस का लैंडलॉर्ड याद है? तुम लोगों ने नोटिस किया था वो हमसे चिल्लाते हुए रेंट मांगते थे और ऐसे ही जंप करता था जंप मैन की तरह। हाँ, उनकी मुझे भी ऐसे ही थी। जोकिंगली उन्होंने उस जंप मैन का नाम अपने पुराने ग्रम्पी लैंडलॉर्ड पर रखा और वो नाम था मारियो। उस वक्त से नाम सबके दिमाग में बैठ गया। जंप मैन अब ऑफिशियली मारियो के नाम से जाना जाने लगा। निंटेंडो अब बहुत ऊपर पहुंच चुका था। वो और ज्यादा आर्केड गेम्स को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए, बट उन्हें जल्दी ही पता चलने वाला था कि सक्सेस कितनी डेंजरस हो सकती है। डोंकी कॉन्ग का इतना बड़ा सक्सेस होना निंटेंडो को लाइमलाइट में ले आया था। सबका अटेंशन उन पे था। इन पर्टिकुलर एक मूवी स्टूडियो ने क्लेम किया था कि डोंकी कॉन्ग उनकी मूवी जैसा था। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने निंटेंडो पर मैसिव लॉसूट फाइल किया क्योंकि यूनिवर्सल का कहना था कि सिर्फ उन्हीं के पास किंग कॉन्ग के कैरेक्टर का राइट है और डोंकी कॉन्ग उनका कॉपी था। यूनिवर्सल ने डिमांड किया कि निंटेंडो उन्हें डोंकी कॉन्ग से कमाए सारे पैसे वापस करे। ये निंटेंडो को कंप्लीटली क्रश कर देता क्योंकि ये अब तक का मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल गेम था। निंटेंडो ने डिफेंड में एक रिनाउंड ट्रायल लॉयर को हायर किया जिसका नाम था जॉन कर्बी। कर्बी ने लॉसूट पढ़ते ही कह दिया कि यूनिवर्सल का क्लेम काफी हल्का है। सो कर्बी जापान आया और डोंकी कॉन्ग की ओरिजिन स्टोरी के बारे में और चीजें पता की। होटल जाते वक्त कर्बी को हर जगह किंग कॉन्ग का नाम दिख रहा था। वहाँ किंग कॉन्ग कार वॉशेस थे, किंग कॉन्ग रेसलर्स एंड किंग कॉन्ग सैंडविच शॉप्स। इसे देख के कर्बी सोचने लगे, अगर यूनिवर्सल का क्लेम सही है तो वो इन सभी बिजनेस पर केस क्यों नहीं करते जो किंग कॉन्ग का नाम और इमेज यूज कर रहे हैं। वेल, कभी रियलाइज इसके 2 रीजंस हो सकते थे। जापान में किंग कॉन्ग और गोरिल्ला सेम माने जा रहे थे। ये बस एक जेनेरिक टर्म बन चुका था सबके लिए। सेकेंडली, जब कर्बी ने और गहराई में झांका तो उन्होंने रियलाइज किया कि यूनिवर्सल इन सारे कंपनीज को ट्रेडमार्क इश्यूज पे इसलिए स्यू नहीं कर रहा है क्योंकि यूनिवर्सल के पास खुद किसी ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ही नहीं थे। सालों पहले किसी दूसरे लॉसूट में ये डिक्लेयर किया गया था कि किंग कॉन्ग का कैरेक्टर पब्लिक डोमेन था जिसे कोई भी यूज कर सकता है। एट द ट्रायल कर्बी अपना केस प्रेजेंट किए। उन्होंने अपने साथ आर्केड कैबिनेट भी लाया ताकि जज डोंकी कॉन्ग खेल सके और ये मान जाए कि डोंकी कॉन्ग यूनिवर्सल मूवीज के फिल्म कैरेक्टर से अलग है। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज ने निंटेंडो की छोटी सी टीम के साथ अग्री किया और लॉ सूट को हटा दिया। ये केस इस तरह खत्म हुआ कि एक जायंट कॉर्पोरेशन छोटे बिजनेस पर लीगल थ्रेट्स के जरिए ओवरपावर करना चाहती है, जबकि इन रियलिटी इसके पास ऐसा कुछ करने का हक ही नहीं था। इस पूरे किस्से ने यूनिवर्सल पर कंप्लीटली बैकफायर किया और निंटेंडो ने डोंकी कॉन्ग के साथ अपना काम कंटिन्यू किया। कर्बी को थैंक यू बोलने के लिए निंटेंडो ने डिसाइड किया कि वो अपने हीरोज में से एक का नाम उनके नाम पर रखेंगे। हेंस द मच बिलवड पिंक फ्लफ बॉल का नाम कर्बी रखा गया, जो फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अब जब सब रिजॉल्व हो गया तो ऐसा लग रहा था कि निंटेंडो दुनिया के गेमिंग का बादशाह बनने वाला है, बट ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ही कोलैप्स होने वाली थी।
1982 में वीडियो गेम इंडस्ट्री काफी बढ़ गई थी क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चीपर और मोर पावरफुल हो गई थी। सिर्फ आर्केड गेम्स ही नहीं, कंसोल्स क्रिएट किए जा रहे थे जिससे लोग घर में बैठकर गेम खेल सकें। Thus, अटारी जैसे कंसोल कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी। हाउएवर, इस सक्सेस के रिजल्ट में मार्केट में कई सारी डिफरेंट कंपनीज आ गई। इवन रेडियो शैक और सीएस जैसे स्टोर्स भी सेल्फ ब्रांड कंसोल्स बेचने लगे। बट इसका मतलब 1983 तक गेमर्स के पास काउंटलेस कंसोल ऑप्शंस थे, बट उनमें से कई सारी काफी जल्दी और बुरी तरह से बनाए गए थे। हर एक कंसोल के साथ कंपनीज अपने बनाए गेम्स रिलीज कर रही थी, बट सॉफ्टवेयर लिमिटेड होने की वजह से गेम काफी सिमिलर और छोटे होते थे। लोग जल्द ही इससे फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उनके पास कंसोल्स के काफी सारे ऑप्शंस थे और अच्छे गेम के ऑप्शंस बहुत ही कम थे। मार्केट ओवर सैचुरेटेड हो गया था और हर जगह क्वालिटी की कमी होने लगी थी। एक के बाद एक ये कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी थी। गेम्स $5 में बिकने लगे सिर्फ स्टोर से हटाए जाने के लिए। इंडस्ट्री लीडर अटारी खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। उन्होंने मैसिवली ओवर एस्टिमेट कर दिया था कितने सारे लोग एक ब्लॉकबस्टर मूवी पर बेस्ड उनका न्यू ईटी गेम खेलेंगे। उन्होंने गेम के 4 मिलियन कॉपीज बनाए और सिर्फ 1.5 मिलियन ही बिकी। वीडियो गेम मार्केट के कोलैप्स होने की शुरुआत होते ही अटारी ने न्यू मैक्सिको लैंडफिल साइट में अपने सारे अनसोल्ड गेम्स एंड कंसोल्स जला के दफना दिए। रिटेलर्स अब किसी भी न्यू कंसोल्स को नहीं रख रहे थे। एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री को 97% वैल्यू का लॉस हुआ था 1983 से 85 तक। बट बैक इन जापान, निंटेंडो के प्रेसिडेंट हिरोशी ने अमेरिकन क्रैश में एक अपॉर्चुनिटी देख ली। अब तक अमेरिका में निंटेंडो सिर्फ अपने आर्केड गेम्स के लिए जाना जाता था, बट हिरोशी को लगा कि ये वो परफेक्ट पॉइंट था जब वो अपने न्यू होम कंसोल को टेस्ट कर सकते थे, एक फैमिली कंप्यूटर जिसका नाम था फैमिकॉम। हिरोशी का हमेशा से एक प्रोलिफिक गैम्बलर वाला रेपुटेशन रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस। और एक बार फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो निंटेंडो के पूरे आर्केड डिवीजन को बंद करके एक बड़ी बेट खेलेंगे जो एक्चुअली मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है, बट ऐसा इसलिए क्योंकि वो न्यू कंसोल को मार्केट में ला सके। जब अमेरिका की गेमिंग मार्केट नीचे थी, हिरोशी ने जापान में फैमिकॉम लॉन्च किया। ये उनका पर्सनल टेस्ट मार्केट था। ये ट्रेडिशनल कंसोल से सस्ता था और इसमें न्यू गेम्स विद द एंटायरली न्यू स्क्रोलिंग स्टाइल्स जो एकदम फ्रेश और डिफरेंट फील देते थे। एज अ रिजल्ट, फैमिकॉम जापान का मोस्ट पॉपुलर कंसोल बन गया। अगले कुछ सालों में जापान में हर 6 में से 1 आदमी के पास फैमिकॉम था। बट हिरोशी जापान में अपने कंसोल के एनॉर्मस सक्सेस पर बेयरली अटेंशन पे करते थे। लाइक ऑलवेज, हिरोशी ग्लोबल जाना चाहते थे। जापान में फैमिकॉम लॉन्च बस एक टेस्ट रन ही था। वो एक लीडिंग कंसोल मेकर बनने के अपने प्लान्स पर ऑलरेडी काम कर रहे थे, स्पेशली यूएस में। नाउ, कई लोग ये मानते थे कि निंटेंडो का अमेरिकन कंसोल मार्केट में इस वक्त आना बहुत खराब हो सकता था। वीडियो गेम इंडस्ट्री अभी कोलैप्स हुई थी और इंडस्ट्री लीडर अटारी ने भी प्रीवियस ईयर $600 मिलियन का लॉस किया था और वो बैंकरप्ट होने वाले थे। बट हिरोशी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। हिरोशी ने अपने ही कंसोल पर खेलने से मना कर दिया, पर फिर भी वो किसी तरह गेमर्स को समझ सकते थे एंड दस जापान में निंटेंडो के फैमिकॉम को काफी पसंद किया गया। हिरोशी को महसूस हुआ कि उन्हें इसे अब्रॉड में लॉन्च करने से पहले कुछ चेंजेस करने होंगे। उन्होंने इसका नाम चेंज करके निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या NES रख दिया। हिरोशी जानते थे कि न्यू वीडियो गेम कंसोल को यूएस में लॉन्च करने से पहले उन्हें इसके साथ एक नए गेम को भी लॉन्च करना होगा, क्योंकि अच्छे गेम्स के कमी की वजह से कई दूसरे कंसोल्स फेल हो गए। देन हिरोशी ने अपने ड्रीम टीम को रीयूनाइट किया। फर्स्टली, शिगेरू को गेम डेवलपमेंट का टास्क दिया गया। शिगेरू ने डिसाइड किया कि वो डोंकी कॉन्ग के कैरेक्टर मारियो को इस गेम का हिस्सा बनाएंगे एंड सो इस गेम को नाम मिला सुपर मारियो। बट एज NES कंसोल में और बेहतर गेम प्ले बना सकते थे, इससे शिगेरू को और ज्यादा इनोवेटिव गेम प्ले बनाने का मौका मिला। जहां डोंकी कॉन्ग में सिर्फ 4 बेसिक लेवल्स थे, वहां सुपर मारियो में 32। इस गेम प्ले को काफी घंटे लगते थे एंड शिगेरू ने इसके लेवल्स में इनविजिबल बॉक्सेस, एक्स्ट्रा लाइफ्स के लिए हिडन पाथ और गेम में आगे बढ़ने के लिए हिडन एरियाज भी। सेकेंडली, हिरोशी को एक अच्छे डिजाइन की जरूरत थी, क्योंकि कई कंसोल्स अभी भी अपने कंट्रोलर संबल की जॉयस्टिक्स यूज कर रहे थे, वो काफी अगली दिखते थे। इस काम के लिए हिरोशी ने गनपाई को ऑल आउट किया, जिसने क्रॉस शेप डायरेक्शनल पैड डेवलप किया जिसे डी पैड कहा गया। उन्होंने NES कंसोल को रीडिजाइन करके एक स्लीक सिल्वर लुक दिया जो ज्यादा प्रीमियम लगता था। थर्डली, हिरोशी ने एक्सीलेंट ऑडियो को यूज करना चाहा। अगर गेमर्स घंटों तक गेम खेलने वाले थे तो उन्हें ऐसे म्यूजिक की जरूरत थी जो कैची हो और अनोइंग भी ना लगे। सो शिगेरू को एक टैलेंटेड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक क्रिएटर के साथ काम करने के लिए कहा गया, जो कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग्स क्रिएट करता और साथ ही आइकॉनिक ब्लीप्स एंड इफेक्ट्स क्रिएट करता, जो शिगेरू को गेम के साथ परफेक्टली फिट बैठता। एंड द रिजल्ट वाज उनका न्यू सुपर मारियो गेम, जो निंटेंडो के बनाए बाकी सारे गेम से बहुत डिफरेंट था। इसमें पुराने सिंपल आर्केड गेम से काफी ज्यादा फीचर्स थे। इसका डाउनसाइड बस एक ही था कि हिरोशी ने जितना सोचा था, इसके डेवलपमेंट में उससे कई ज्यादा वक्त लगा। बट शिगेरू ने कहा, A late game is only late until it ships. A bad game is bad until the end of time. निंटेंडो की इतनी मेहनत सही साबित हुई। प्लेयर्स ना सिर्फ इस गेम को जीतना चाहते थे, बल्कि वो हर लेवल को बार बार रिपीट करना चाहते थे।
सो 1985 में हिरोशी NES एंड सुपर मारियो के अमेरिकन लॉन्च के लिए रेडी थे, बट पहले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स को इसे बेचने के लिए कन्विंस करना था। अमेरिका में निंटेंडो अपने आर्केड गेम्स के लिए ही जाना जाता था, पर वीडियो गेम मार्केट क्रैश होने के कारण रिटेलर का कंसोल्स के साथ काफी खराब एक्सपीरियंस रहा, जिससे कई रिटेलर्स न्यू कंसोल को नहीं लेना चाहते थे। निंटेंडो के सेल्समैन डोर टू डोर जाकर रिटेलर्स को कन्विंस कर रहे थे कि NES उनके देखे हुए कंसोल से बिल्कुल ही डिफरेंट था। डील को आसान करते हुए निंटेंडो ने अनसोल्ड कंसोल्स को वापस खरीदने का ऑफर दिया। फाइनली जब रिटेलर्स इसके बेचने के लिए रेडी हो गए, तब हिरोशी ने कहा कि वो इसके प्राइस को लो रखेंगे। यू सी, हिरोशी जिलेट की यूज की हुई रेजर एंड ब्लेड स्ट्रेटजी को एडमायर करते थे। अपने मेन प्रोडक्ट को सस्ते में बेचकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, देन जरूरत के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को बेचकर प्रॉफिट बनाओ। एंड सो एक्चुअल NES कंसोल सिर्फ $100 में बेचा गया, बट उनका प्लान था कि थोड़े टाइम और महीनों के बाद वो न्यू गेम्स रिलीज करते रहेंगे और लोग खेलते रहेंगे और उन्हें गेम से प्रॉफिट होता रहेगा। एक बार फिर निंटेंडो सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, बट अगर लोगों को ये पसंद नहीं आया और वो फिर दूसरे गेम्स को ढूंढते हुए नहीं आए, निंटेंडो खत्म हो जाता। हाउएवर NES के लॉन्च होते ही निंटेंडो ने बाजी मार ली थी। इन द फर्स्ट ईयर कंसोल के 3 मिलियन यूनिट्स बिक गए, उसके अगले साल 6 मिलियन। इवेंचुअली निंटेंडो का बेहतरीन कंसोल US के हर 6 में से एक घर में था। इन टोटल 60 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेचे गए। NES US गेमिंग मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कई लोग तो निंटेंडो को वीडियो गेम्स का सेवियर मानने लगे थे, बट शिगेरू वैसे गेम डिजाइनर नहीं था जो एक ही पर रुक जाए। उनके पास एक न्यू गेम था जिसे वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। शिगेरू एक बार बैठे बैठे एक गेम के बारे में सोचे जो वो बचपन में खेलना चाहते थे। किसी साइड स्क्रोलिंग गेम की तरह ना होकर उन्होंने एक टेबल टॉप गेम का डिजिटल वर्जन इमेजिन किया, एक टाइल्ड ओवरव्यू जिसमें कैरेक्टर्स गेमिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके न्यू कैरेक्टर्स से मिले। शिगेरू के न्यू गेम का नाम था द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा। इसकी 7 मिलियन कॉपीज बिकी। इससे निंटेंडो के सेकंड आइकॉनिक सीरीज की शुरुआत हुई, द लिंक एंड ज़ेल्डा गेम्स, जिसकी आज तक 150 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। बट अच्छे गेम्स क्रिएट करने के साथ ही निंटेंडो ने एक अच्छी कम्युनिटी भी बिल्ड कर ली थी। इन द लेट 80s निंटेंडो ने न्यू रिलीज के हाइप के लिए मैगजीन लॉन्च की, जिसमें गेम मैप्स दिए जाते थे एंड स्पेशली ट्रिकी लेवल्स के लिए हिंट दिए जाते थे। निंटेंडो गेमर्स के लिए हेल्पलाइन लाई जो दूसरों से उन बॉसेस या उन पावर्स के बारे में पूछ सकते थे जिसे वो हरा नहीं पाते थे। निंटेंडो ने बेस्ट गेमर्स को ढूंढने के लिए कंट्री वाइड टेलीवाइज्ड कंपटीशन भी स्पॉन्सर किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस निंटेंडो की पॉपुलैरिटी बेहिसाब बढ़ती रही। दूसरी कंपनीज ऐसा होने पर रुक जाती और इतने एनॉर्मस सक्सेस में डूब जाती, बट निंटेंडो ने ऐसा नहीं किया। एक बार फिर गनपाई अपने वर्कशॉप में काम पर लग गए और एक ऐसा हैंडहेल्ड कंसोल डिजाइन किया जो अपने साथ आप कहीं भी ले जा सकते थे। इसका नाम था गेम बॉय, क्योंकि आप इसमें इजीली गेम कार्ट्रिज इंसर्ट करके कहीं भी कभी भी डिफरेंट गेम्स खेल सकते थे। जस्ट लाइक NES प्लेयर जो सुपर मारियो गेम में अटक चुके थे, निंटेंडो के गेम बॉय ने अपना आइकॉनिक गेम लॉन्च किया, टेट्रिस। ये गेम इतना पावरफुली एडिक्टिव था कि कुछ प्लेयर्स की तरफ से रिपोर्ट आया कि इस गेम को खेलने के बाद उन्हें सपने में फॉलिंग ब्लॉक्स नजर आते थे, जिसे द टेट्रिस इफेक्ट कहा गया। द गेम बॉय पूरे US में बेचा गया। एक फोटोग्राफ में प्रेसिडेंट बुश भी इसे यूज करते देखे गए और एक रशियन एस्ट्रोनॉट जो इसे स्पेस में लेकर गए थे। इनफैक्ट गेम बॉय NES से डबल अमाउंट में सोल्ड हुआ, इतना कि हिरोशी ने कभी सोचा भी नहीं था। बाय द लेट 80s NES एंड गेम बॉय दोनों ही हाउस होल्ड नेम्स बन गए। बिना किसी बैकग्राउंड के निंटेंडो ने बड़ी बाजी मार ली थी, जिसमें उनके दोनों आइकॉनिक होम कंसोल एंड पोर्टेबल कंसोल एक झटके में बिक गए, जिससे US के वीडियो गेम इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन टॉप में मजबूत हो गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा हिरोशी चाहते थे। इसमें ऑफ कोर्स निंटेंडो को ऐसे भी और आइकॉनिक कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल गेम बॉय के 7 साल बाद पोकेमॉन कंपनी बनी जो निंटेंडो एंड 2 दूसरी कंपनीज का जॉइंट वेंचर थी, और ये एक अलग लेवल की सक्सेस थी, एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन। निंटेंडो गेम बॉय छोटी स्क्रीन में डोमिनेट कर रहा था, ऐसे में वो जल्द ही बिग स्क्रीन में भी डोमिनेट करने वाले थे, क्योंकि जल्द ही उन्हें एक ह्यूज मूवी स्टूडियो से कॉल आने वाला था जो निंटेंडो के मारियो कैरेक्टर को अपने मूवी में लेना चाहते थे। निंटेंडो के लिए ये तो फ्री एडवर्टाइजमेंट थी। मूवी का नाम था द विज़ार्ड। ये एक कल्ट क्लासिक थी जिसने मिलियंस ऑफ प्रॉफिट्स बनाए थे। आयरनी तो ये थी कि जिस मूवी स्टूडियो ने मूवी को प्रोड्यूस किया था वो थी यूनिवर्सल, वही स्टूडियो जिसने कुछ साल पहले निंटेंडो को खत्म करने की कोशिश की थी। निंटेंडो के पास अब वीडियो गेम मार्केट का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा था, बट बाय द लेट 80s एक सीरियस कॉम्पिटिटर बढ़ने लगा जिसका नाम था सेगा, जहां से शुरू हुआ कंसोल वॉर्स। सेगा के न्यू कंसोल्स द जेनेसिस या द मेगा ड्राइव, जिस नाम से US के बाहर जाना जाता था, वो पहला था जो 8 बिट की जगह 16 बिट का होता था। ज्यादा अच्छा हार्डवेयर और पावर के साथ ये बेटर ग्राफिक्स एंड साउंड के लिए भी कैपेबल था। हालत और बदतर करने के लिए सेगा ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली निंटेंडो के एडवर्टाइजिंग पर अटैक करेंगे। सेगा ने रियलाइज किया कि निंटेंडो की फैमिली ओरिएंटेड मार्केटिंग ओल्डर डेमोग्राफिक तक नहीं पहुंच पा रही थी।
सो सेगा ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने जेनेसिस कंसोल की मार्केटिंग के लिए ये शो किया कि ये निंटेंडो से अच्छा तो है पर मैच्योर भी है। सेगा की मार्केटिंग के हिसाब से निंटेंडो किसी बच्चे के खिलौने जैसा था और जेनेसिस बच्चों का तो था ही बट कूलर था बड़ों के लिए भी। सेगा के पास एडल्ट्स के लिए और भी गेम्स थे लाइक द सुपर मोनाको जीपी, गोल्डन एक्स एंड जो मोंटेना फुटबॉल। उनके पास वॉयलेंस वाले भी गेम्स थे जो निंटेंडो के क्लीन फैमिली इमेज से बिल्कुल अलग था। फॉर एग्जाम्पल मोर्टल कॉम्बैट NES में बिल्कुल भी खून बहाने वाली बात नहीं थी, पर सेगा में ये सब था। सेगा पैर जमाने की कोशिश करता रहा, ये क्लेम करते हुए कि जेनेसिस वो सब करता है जो निंटेंडो नहीं कर सकता। जैसे जैसे सेगा ने खुद को कंसोल फॉर द रिबेलियस जनरेशन के तौर पर प्रमोट करना शुरू किया, इससे 1990s में दोनों कंपनीज के बीच काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। हाउएवर, जहां लोग मार्केटिंग में सेगा को उसके रिबेलियस एंड ब्रैश एटीट्यूड के लिए पहचानते थे, वहीं सेगा के पास एक चीज की कमी थी जो निंटेंडो के पास थी, एक मैस्कॉट। निंटेंडो के पास मारियो था। सो वाइल सेगा के पास बेटर ग्राफिक्स और कई एक्शन पैक गेम्स थे, बट उनके पास ब्रांड के लिए फेस नहीं था, एक फ्लैगशिप कैरेक्टर जो बेचने में मदद करे। सो सेगा ने कंपनी के मैस्कॉट के लिए कॉन्टेस्ट करना डिसाइड किया, और यही वो वक्त था जब एक एम्प्लॉय ने आगे बढ़कर स्पीडी हेजहॉग कैरेक्टर का डिजाइन शेयर किया, जो आगे जाके सोनिक बना। ये कैरेक्टर तुरंत ध्यान खींच लिया। 10 स्टेज तैयार हो चुका था, निंटेंडो वर्सेस सेगा एंड मारियो वर्सेस सोनिक। कंपटीशन देखते हुए निंटेंडो ने सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम या SNES लॉन्च किया। ये 16 बिट का था और सोनी के जेनेसिस के लिए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। बट सेगा ने जवाब दिया प्राइस को कम करते हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि जेनेसिस कंसोल में ना सिर्फ न्यू सोनिक गेम इंक्लूड किया जाएगा, बट इसका प्राइस जो कि $199 था उसको कम करके $149 किया जाएगा। ये निंटेंडो से $50 सस्ता हो गया था, जो कि सिमिलर स्पेक्स का था। सेगा इस बात पे अड़ गया कि अगर उन्होंने ज्यादा कंसोल्स बेचे तो वो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, क्योंकि जेनेसिस के लिए और गेम्स खरीदने वाले थे। एडवर्टाइजिंग में निंटेंडो पर अटैक्स होते रहे, जिसमें सेगा अपने एड्स में जेनेसिस कंसोल को निंटेंडो कंसोल से डायरेक्ट कंपेयर करता था। उन्होंने हाईलाइट किया कि सेगा काफी सस्ता था और उनकी टैगलाइन थी A whole lot more for less। However, सेगा के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी निंटेंडो ने कंसोल वॉर जीत लिया। थैंक्स टू पॉपुलर कंसोल्स लाइक द गेम बॉय एंड द गेम बॉय कलर, निंटेंडो के पास हमेशा से ही एक एडवांटेज था। वेयरएज़ सेगा के अगले कुछ कंसोल्स लाइक द सैटर्न एंड ड्रीमकास्ट दोनों को ही काफी पुअर रिव्यू मिले। ऐसा लगता था कि सेगा का मेन फोकस अपने राइवल से कंपेयर करना है, ना कि अपने कस्टमर्स की जरूरत पूरा करना। बट जैसे ही हिरोशी को लगा कि वॉर खत्म हो चुकी है, तभी एक और भयंकर राइवल ने कदम रखा। $1991 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में इकट्ठा हुई। यहाँ सोनी ने अनाउंस किया कि वो निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं और सुपर NES कंसोल के लिए CD-ROM डेवलप कर रहे हैं। अब तक कंसोल सिर्फ लो क्वालिटी के गेम कार्ट्रिजेस ही यूज कर सकता था। सो ऐसे में इस तरह के CD ने एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि CDs में लार्जर फाइल साइजेस, बेटर ग्राफिक्स को स्टोर किया जा सकता था। सोनी ने यह भी रिवील किया कि वो निंटेंडो के साथ मिलकर एक न्यू हाइब्रिड कंसोल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें बिल्ट इन CD ड्राइव होगा। एज सोनी का CD बनाने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और निंटेंडो का कंसोल्स बनाने में ये एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। हाउएवर, अगले ही दिन अब बारी निंटेंडो की थी, जहां उन्हें अपकमिंग न्यूज के बारे में प्रेजेंटेशन देना था। एवरीवन इंक्लूडिंग सोनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निंटेंडो उनके पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड निंटेंडो ने रिवील किया कि वो सोनी के साथ काम भी नहीं करेंगे, बल्कि वो सोनी के बिगेस्ट राइवल फिलिप्स के साथ काम करने वाले हैं। सोनी को एक झटका लगा और इस बात से काफी गुस्सा भी आया। ये एक पब्लिक ह्यूमिलेशन थी, बट इट टर्न्स आउट कि हिरोशी और निंटेंडो टीम सोनी को लेकर काफी कंसर्न थी। उन्हें लग रहा था कि सोनी गेम्स बिजनेस में आने के लिए इस प्रोजेक्ट का यूज कर रहा था और वैसे ही निंटेंडो का भी यूज करेगा। इतना ही नहीं, बट निंटेंडो को यह भी रियलाइज होने लगा था कि इस डील में सोनी को ज्यादा फायदा हो रहा था, जिस वजह से निंटेंडो ने फिलिप्स के साथ पार्टनरशिप का डिसाइड किया। बट स्टिल इस तरह अचानक और पब्लिकली सोनी के साथ डील कैंसिल करना काफी कंट्रोवर्शियल था, और अगर निंटेंडो चाहते थे कि सोनी उनका कॉम्पिटिटर ना बने, तो इस बात ने हॉरिबली बैकफायर किया। सोनी के प्रेसिडेंट इतने गुस्से में थे कि वो निंटेंडो के बिना ही आगे बढ़े, और फिर उन्होंने सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट क्रिएट किया, अ डिवीजन ओनली फॉर वीडियो गेम्स। एज सोनी ने CD कंसोल पर काम कर लिया था, ऐसे में उन्होंने निंटेंडो के बिना ही इस टेक्नोलॉजी का यूज करके न्यू कंसोल क्रिएट किया, जो था प्लेस्टेशन। सोनी ने इसे बनाने में काफी वक्त लगाया, बट जब फाइनली इसे रिलीज किया गया तब इसमें ना सिर्फ 3D ग्राफिक्स थे, बल्कि लार्जर सिलेक्शन ऑफ गेम्स और काफी सस्ता भी था। ये काफी बड़ी हिट थी। सो जहां निंटेंडो सोनी के साथ काम कर इन सब का हिस्सा बन सकते थी, पर अब वो राइवल्स थे। अर्ली 2000s हिरोशी एंड निंटेंडो के लिए एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टाइम बन गया। जब निंटेंडो अपने नेक्स्ट कंसोल को परफेक्ट करने में लगा हुआ था, सोनी ने प्लेस्टेशन 2 लॉन्च किया 2000 में। ये निंटेंडो के लिए और बुरी बात थी। सोनी ने फर्स्ट डे ही $250 मिलियन अर्न किए।
विद रेंज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गेम्स, PS2 अब तक की बाकी सारी चीजों से काफी सुपीरियर था। PS2 प्लेयर्स ऑनलाइन भी खेल सकते थे, जिस फीचर को निंटेंडो सालों से नहीं ला पा रहा था। PS2 में DVDs से खेल सकते थे। PS2 12 सालों तक सेल पर था। इतने लंबे वक्त तक कोई भी कंसोल नहीं टिक पाया था। इवेंचुअली ये बेस्ट सेलिंग कंसोल ऑफ ऑल टाइम बन चुका था, वर्ल्ड वाइड 155 मिलियन यूनिट्स के साथ। साल 2001 में निंटेंडो की तकलीफें हद पार कर दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कंसोल Xbox अनाउंस कर दिया था। ये और बड़े हिट बन गई थी। प्लेयर्स को हेलो जैसे गेम्स बहुत पसंद आए क्योंकि ये मैच्योर ऑडियंस के लिए था। मीनवाइल निंटेंडो का न्यूएस्ट कंसोल द गेम क्यूब सोनी और माइक्रोसॉफ्ट के बनाए कंसोल्स के साथ कम्पीट करने में स्ट्रगल कर रहा था। कंपनी के लिए ये डार्क टाइम था। 2002 में हालत बिगड़ गए जब हिरोशी यामाउची ने रिटायरमेंट अनाउंस की 53 इयर्स काम करने के बाद। हिरोशी वो थे जिन्होंने निंटेंडो को जापान में हैंडक्राफ्टिंग प्लेइंग कार्ड से बढ़ाकर वर्ल्ड वाइड वीडियो गेम एम्पायर में चेंज कर दिया था। निंटेंडो की इतनी बड़ी सक्सेस के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल थे। अपने कंसोल्स को यूज किए बिना ही हिरोशी ये जान जाते थे कि गेमर्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। वो कई ऐसे डिसीजंस लेते थे जिसके रिजल्ट में उन्होंने मैसिवली पे ऑफ करना पड़ता था। लाइक ड्यूरिंग द वीडियो गेम मार्केट क्रैश, उन्होंने अपनी ह्यूजली प्रॉफिटेबल डोंकी कॉन्ग आर्केड गेम को बंद कर रिस्की होम कंसोल्स के साथ आगे बढ़े। बट उनके इस वाइल्ड डिसीजंस ने ही निंटेंडो को डोमिनेंट बनाने में हेल्प की। पर अब वो जा रहे थे। 110 साल में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इस कंपनी को यामाउची फैमिली से कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। हिरोशी जा चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट और सोनी अपना दबदबा बना रहे थे और कुछ लोगों को ये लगने लगा कि इस तरह निंटेंडो खत्म हो जाएगा। निंटेंडो के फोर्थ प्रेसिडेंट बनने वाले थे सटोरू इवाटा, जो कंपनी में काफी सालों से काम कर रहे थे और निंटेंडो के वन ऑफ द ओरिजिनल डेवलपर्स थे जिन्होंने मारियो कार्ट जैसे गेम्स बनाए थे। उनके टेक ओवर करने के बाद सभी Xbox और PS2 के बारे में ही बात कर रहे थे। निंटेंडो को सब भूल चुके थे। वाइल ये काफी फॉर्मिडेबल चैलेंज लग रहा था, बट सटोरू इसके लिए रेडी थे। ऐसा लग रहा था कि वो निंटेंडो को काफी अच्छे से जानते हैं, बिकॉज 50 साल पहले हिरोशी ने डिज्नी कैरेक्टर्स के लाइसेंसिंग से अपने प्लेइंग कार्ड्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाकर एक्सपैंड करने की पावर देखी थी। और अब उसी तरह सटोरू का वीडियो गेम्स को लेकर भी वही प्लान था, एक ऐसा कंसोल बनाना जो सिर्फ सीरियस गेमर्स के लिए नहीं बल्कि सब के लिए हो। उन्होंने सोचा कि स्मॉल कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही क्यों कम्पीट करें, क्यों ना एक न्यू मार्केट बना लिया जाए। और ऐसे ही निंटेंडो का नेक्स्ट कंसोल बनने को डिसाइड हुआ जो सबके लिए होने वाला था। और एक बार फिर सामने आए गोल्डन बॉय शिगेरू मियामोटो। शिगेरू को न्यू विजन बताया गया, एक कंसोल जो सबके लिए होने वाला था। कंट्रोल्स इंट्यूटिव थे, ये सबके लिए मजेदार होता, कोई भी इसे खरीदकर इमीडिएटली खेलना शुरू कर सकता था। एंड सो इन 2006 सालों के मेहनत के बाद शिगेरू एंड सटोरू ने निंटेंडो के न्यूएस्ट इनोवेशन को लॉन्च किया, द वी जेस्टर कंट्रोल था। वायरलेस कंट्रोलर्स को बस हवा में घुमा के ही कंट्रोल किया जा सकता था। पहला गेम था वी स्पोर्ट्स। ये कोई एडवेंचर गेम या कॉम्प्लेक्स मिशन नहीं था, बल्कि एक कलेक्शन ऑफ गेम्स जिसे सब खेलना जानते थे, लाइक बोलिंग, गोल्फ एंड बेसबॉल। 10 एक बच्चे से लेकर सीनियर्स तक सभी इमीडिएटली वी खेलने लग गए। सटोरू ने ऑनलाइन प्ले भी इंक्लूड किया और PS2 या Xbox से अलग ये पूरा फ्री था। माइक्रोसॉफ्ट एंड सोनी दोनों के पास ऑलरेडी हार्डकोर गेमर्स थे, बट वी ने सबका अटेंशन अपनी ओर कर लिया था। वो किसी HD ग्राफिक्स या मैच्योर गेमर्स के साथ कम्पीट नहीं कर रही थी, ये सब उनके लिए था जो मजे करना चाहते थे। निंटेंडो का प्लान काम कर गया। 3 साल तक वी लगातार हर महीने बिकता रहा। 2006 में निंटेंडो ने Xboxes एंड PlayStation के कंबाइंड सेल से ज्यादा वी बेचे। ओवरऑल वी के 100 मिलियन यूनिट्स बिक गए। यह निंटेंडो की सबसे सक्सेसफुल चीज थी। एक बार फिर निंटेंडो को सक्सेस मिली नॉट बाय कंपीटिंग डायरेक्टली टू द कंपीटिटर्स बट बाय इनोवेटिंग एंड फाइंडिंग इट्स ओन नीश। उन्होंने एक ऐसे मार्केट में कदम रखा जिसने गेमिंग को एक वक्त तक इग्नोर किया जा सकता था। एज अ रिजल्ट ये होल न्यू ऑडियंस तक पहुंचा। एग्जैक्टली यही चीज उन्होंने स्विच के साथ की, जिसमें उन्होंने घर और घर के बाहर दोनों तरफ खेलने की अपॉर्चुनिटी दी। निंटेंडो की यही इनोवेशन एबिलिटी ही रीजन बन गई जिससे कई सारे डिफरेंट जनरेशंस उनके ब्रांड के साथ कनेक्शन फील करते थे। निंटेंडो सबके बचपन का हिस्सा बन गया था। हाउएवर, सभी निंटेंडो के फैन नहीं हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर्स को लेकर कंपनी की रेपुटेशन काफी खराब रही है। इन सब की शुरुआत 2013 में हुई, जब निंटेंडो ने यूट्यूब पर अपने गेम्स के सारे फुटेज पर कॉपीराइट क्लेम करना शुरू किया। इसका मतलब निंटेंडो गेम प्ले के फ्रैक्शन यूज भी क्रिएटर्स की रेवेन्यू बंद करवा सकता था। लेकिन जब निंटेंडो को रियलाइज हुआ कि वो क्रिएटर्स से मिलने वाली फ्री एडवर्टाइजिंग को रोक रही है, तब उन्होंने ये क्रिएटर प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां आप उनके गेम्स के वीडियोस बना सकते थे, पर इसके लिए आपको उन्हें अपने पैसों का 30% देना पड़ता और आप वीडियो में क्या बोलते हो उससे भी माइक्रो मैनेज करते। आज के टाइम में भी निंटेंडो ने क्रिएटर्स के अगेंस्ट एंडलेस स्ट्राइक की है, सिर्फ इसलिए कि वो फैन मेड वीडियोस थे। निंटेंडो के ग्रीन पीस से काफी क्रिटिसिज्म मिली, जो निंटेंडो को रेगुलरली वर्स्ट ऑफेंडर लिस्ट में रखते थे, ये कहते हुए कि चाइना में स्वेट शॉप जैसे कंडीशंस में उनके कंसोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कंट्रोवर्सीज के बावजूद ये क्लियर था कि निंटेंडो का ब्रांड करंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इन 2023 सुपर मारियो मूवी ने एनिमेटेड फिल्म में बिगेस्ट एवर ओपनिंग की है।
इसने मूवीज जैसे फ्रोजन, द लॉयन किंग, टॉय स्टोरी को भी पीछे छोड़ दिया। ये सक्सेस दिखाती है कि निंटेंडो का कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। एक स्टडी में पाया गया कि मारियो को मिकी माउस से ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये काफी क्रेजी चीज है जब ये पता चले कि इस कंपनी की शुरुआत याकुजा के लिए हैंडमेड प्लेइंग कार्ड्स बनाने से हुई थी। मैं बस आपसे मैग्नेट्स मीडिया देखने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सबसे बेस्ट हैं। मैं बस कुछ ही देर में आपसे दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। चीयर्स।